नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। उत्तर प्रदेश की सियासत भारत की सियासत के लिहाज से बहुत ही अहम मानी जाती है। यहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। बार बार सीएम योगी को हार का कसूरवार बताया जाता रहा। अब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो गई है और इसमें सीएम योगी ने हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया है। ये अति आत्मविश्वास कहां और किसकी तरफ से दिखाया गया, इसी पर बहस का माहौल गर्म है। तो सीएम योगी की मोर्चाबंदी हो गई है और क्या विरोधियों से अब वो हिसाब लेने की स्थिति में दिख रहे हैं या फिर उनके जो तेवर नजर आए हैं कार्य समिति की बैठक में वो क्या इसी तरह के रहे हैं। इसी के साथ ही कुछ सवाल और हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने इन सवालों को रखा जाए और फिर अपने अतिथियों को, आज के पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे। ये सवाल अपने दर्शकों के सामने, क्या यूपी सीएम योगी ने बीजेपी में विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? लोकसभा में मिली हार का कसूर अति आत्मविश्वास, ये बात कही है सीएम योगी ने। आखिर किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं सीएम योगी? 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें जो हार बीजेपी को मिली है, क्या इससे बीजेपी अब सचेत नजर आने लगी है? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और क्या विपक्ष इस पर भी बाजी मारने की स्थिति में दिख रहा है? कानून व्यवस्था को लेकर सहयोगी दल की तरफ से जो सीएम योगी पर सवाल उठ रहे हैं, उसे भी कैसे देख रहे हैं सियासी जानकार? आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकुल त्रिपाठी और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि बीजेपी की प्रवक्ता आज इस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने अति व्यस्तता का हवाला देते हुए आज अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई है। इस मौके पर जो कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन की बात हो रही है, तो कोई भी प्रतिनिधि बीजेपी की तरफ से नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों के सामने एक निष्पक्ष बात रखने के लिए। इसलिए कोशिश है कि हम कार्यक्रम के दौरान भी अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता या फिर प्रतिनिधि को जोड़ सके तो ज़रूर जोड़ने की ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। लेकिन शुरुआत में मुकुल जी आपसे करना चाहूँगी, कार्य समिति की बैठक में जो तेवर सीएम योगी ने दिखाए हैं और वो भी जेपी नड्डा की उपस्थिति में, एक पूरा संदेश गया है पूरे भारत में कि उन आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है योगी जी ने, जो कि कहीं ना कहीं चाहते थे कि उन पर ही हार का ठीकरा फोड़ा जाए और यहाँ तक कि कुर्सी भी ऐसा कयासों का बाजार तो जरूर से गर्म था कि हो सकता है कि उनकी कुर्सी भी छीन ली जाए। जी, सभी दर्शकों को और हमारी सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बेसिकली देखिए, ये लड़ाई कुर्सी को लेकर ही है और सत्ता में कुर्सी ही महत्वपूर्ण होती है। योगी जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली से जो इशारे मिल रहे हैं वो इशारे योगी जी के फेवर में नहीं है। जनता योगी जी के फेवर में एक बार हो सकती है योगी जी के अपने कार्यशैली को लेके, लेकिन विवाद भी वही हो रहे सारे। जिस तरह से बुलडोजर का एक पॉजिटिव इमेज बना रहे थे, उसी तरह से बुलडोजर की एक नेगेटिव इमेज भी बन रही है। ये मुसलमानों के साथ से लेके हिंदुओं के साथ भी है। जिस तरह से बुलडोजर लखनऊ में चल रहा है और इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है जी, वो एक नेगेटिव भी मैसेज है, काफी बड़ा नेगेटिव, तभी ये परिणाम भी निकला है। और यूपी में भी आप जितने भी बड़े आप नेता थे, चाहे वो राजनाथ सिंह से लेके मोदी तक, सबका मार्जिन कम हुआ है। इसका मंथन हुआ कल मीटिंग में और आज भी इसमें जो हम लोग को खबर आ रही है कि अमित शाह और योगी जी में सब जानते हैं 36 का आंकड़ा है। और आप एक बात बताइए कि जब ये डिप्टी सीएम हमारे दोनों के दोनों ऑफिस में बैठ नहीं रहे हैं, वो लगातार दिल्ली रिपोर्ट कर रहे हैं, तो किस बात की रिपोर्ट कर रहे हैं? कोई अगर मान लीजिए एक कांड हो जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप पहले जाइए पर्टिकुलर जगह पे, और वो उसकी जगह ना जाकर सीधे चले जाते हैं दिल्ली, तो दिल्ली जाने में आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। क्या आप हाथरस हादसे का जिक्र करना चाहते हैं? वही बात है, सब समझ गए हाथरस हादसा ही है, लेकिन तो अब फैल चुकी है पूरी बात, तो कोट करना कोई वो नहीं है कि हाथरस से पहले आप किसको रिपोर्ट, बीएल संतोष को रिपोर्ट करने गए थे।
जी अब BL संतोष कौन है? वो पदाधिकारी हैं कहाँ के? जी और यूपी से उनको अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट करने जा रहा है तो, और वो भी मुख्यमंत्री, तो उसकी वजह क्या है? जी और उसके बाद हो जा रहा है। तो ये चीजें काफी आपस में ही पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जी जहां तक हार की बात है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद JP नड्डा, अमित शाह और मोदी तीनों लोगों ने बाहर इंतजार कराए रखा। सब जगह बातें फैल चुकी हैं। ये हम लोग भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार जी कि जी योगी वो सम्मान नहीं दिया जाता जिस सम्मान के हकदार है। ये आदि की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जी दोनों मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली जाना और वहां से वापस आना और अपने ऑफिस में ना बैठकर साफ दर्शाता है, खासकर तब जब ये सब चीजें आज से पहले कभी बाहर नहीं आई थी। ये लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ है उसके बाद आप याद करिए, जी इलेक्शन के बाद से ही इनके अपने जो सहयोगी दल है, चाहे वो निषाद हो, चाहे अनुपमा हो, सारे लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं जी और क्या सीधे सीधे प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि सब कुछ ठीक नहीं है और उसी को कौन सुधारेगा, कौन ठीक करेगा, क्योंकि जलवा तो मोदी जी का भी नहीं चला यूपी में। जी जब आप ही ने डिसाइड किया कैंडिडेट, योगी जी को अपने स्वयं दर्जे पे रखा और जब हार गए तो ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए? जी। क्योंकि कभी केंद्रीय नेतृत्व अपना नहीं लेता। जी जी तो अपने मुकुल जी, ऊपर ये अति आत्मविश्वास वाला जो स्टेटमेंट है, इसको सारे जो है विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो अपने अपने तरीके से इसका आकलन, समीक्षा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कि वो इशारा किसकी तरफ है? देखिए, सब अपनी गेंद दूसरे के पाले में डालना चाह रहे हैं। कोई नहीं, बीजेपी में कभी होता भी नहीं है। जी आप ये बताइए कि बीजेपी में कब होता है? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष तक होता है कि मैं इस्तीफा दे दे रहा हूं। जी जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे यूपी में हुआ, तो वो अपनी बात है, लेकिन कोई मानता नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो आप किसी कैंडिडेट को डिसाइड करके भेज रहे हैं और वो चुनाव हार रहा है, तो इसका आपने कैंडिडेट ही गलत चुना। जब मुख्यमंत्री खुद जा रहा है आपके साथ, क्योंकि वो उसकी अपनी सत्ता है, उसका अपना LIU है, उसके अपने लोग हैं जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। उस चीज को भी इन्होंने अदरवाइज लेके साइडलाइन कर दिया और उसका परिणाम भुगता है। और हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यूपी की जो यहाँ पर सियासत है, ये पूरे भारत की सियासत पर एक गहरी छाप छोड़ती है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं और आइए, हमारे एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैनलिस्ट मनीष शुक्ला, जो कि संघ के जानकार हैं, संघ के मामलों के जानकार हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीष जी। लेकिन मैं पहले प्रियंका जी के पास जाना चाहूँगी। प्रियंका जी, आपने मुकुल जी की बात सुनी। बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रही है, लेकिन CM योगी अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष इस स्थिति का पूरा लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इस लाभ की कोशिश में ऐसा तो नहीं है कि अति आत्मविश्वास विपक्ष का ही है? ये इशारा CM योगी ने कर दिया है। नेहा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, चाहे वो आप जो है लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में रहे और चाहे आप उपचुनाव जो अभी जहां जहां हुए हैं आप उनके रिजल्ट्स देख लीजिए, पूरे देश में एक तरह की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर है। और इसको देखते हुए इन्होंने जो कार्य समिति की बैठक की, वो तो सिर्फ नाम मात्र है, एक चिंता समिति की बैठक इसे बोलनी चाहिए। क्योंकि कार्य समिति की बैठक तो वो होती है जिसके अंदर हम अपने कार्यों को डिस्कस करते हैं, पर वहां तो कार्य डिस्कस हुए नहीं। वहां तो एक ही चीज डिस्कस होगी, कांग्रेस पार्टी आदि आत्मविश्वास तो आपका खत्म हो चुका है। अब आप ये सोचिए कि पूरी तरीके से लोग, आपके कार्यकर्ता कमजोर हो चुके हैं, आपके नेता कमजोर हो चुके हैं और इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो ये कहने पर आमादा है कि रमेश मिश्रा जी ने तो ये तक कह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। तो अंदर भी आत्मविश्वास है और बाहर भी आत्मविश्वास नहीं, खत्म हो चुका है। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बेरोजगारी दर अब तो सब 2% हो चुकी है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जाती है, चाहे वो दाल के रेट हो, चाहे सब्जी के रेट हो, चाहे वो डेली यूज करने वाली चीजों के रेट हो, तो लगातार महंगाई। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल बना दिया। स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर आप हाथरस का केस देख लेंगे उससे पता चल जाएगा कि क्या है उत्तर प्रदेश में।
लॉ एंड ऑर्डर आप ये समझिए कि पुलिस थाने में ही लोगों की हत्या हो जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पहली बार मैंने सुना इस तरह का। बुलडोजर का आप देखिए हाल क्या है कि बुलडोजर जहां जहां भी ये बुलडोजर चला रहे हैं वहां लोगों के पूरे पूरे घर तबाह कर दे रहे। उस बदले में क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए वसूल करके उन्हें 1 रूम का फ्लैट दे, जिनके पूरे पूरे घर बने हुए हैं। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों ने वहां पे घर बनवाए आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? आपके अंदर हिम्मत नहीं। आप उन लोगों का घर टूट रहे हैं जिन्होंने कहीं से लोन लेके घर बनवाया है, कहीं जो है बड़ी दिक्कतों के साथ घर बनवाया है। सबके घर ऐसे बरसात सीजन में वहां जाके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ पूरी तरीके से जो है परेशान कर रही है लोगों। अभी मैं आपको केस बताऊं, एक बहन को उसका भाई 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे पर लेकर गया पर बचा नहीं पाया। ये हालात है उत्तर प्रदेश में। सरकार सो रही है, मौसम विभाग भी सो रहा है और इनकी जो पूरी एक टीम होती है जिसका काम होता है कि किस तरह से बांध से जो है वाटर मैनेजमेंट किया, किस तरह से इरिगेशन डिपार्टमेंट मैनेज करता है, वो कुछ नहीं काम कर रहा है पूरी तरीके से। पूरे प्रदेश में बाढ़ है, लोग परेशान है, चीजों के लिए मोहताज हो रखे हैं। उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब है पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कोई डिस्कशन नहीं था, ना उनकी कार्यों की कोई नीति थी, ना कोई नियत थी। सिर्फ एक ही था कि वो डरे हुए जो है पूरी तरह से हतोत्साहित थे। और सिर्फ इनके कार्यकर्ता नहीं बल्कि इनके जी कि अपना दल लगातार लेटर लिख रहा है, आरएलडी भी अब सीटें मांगने लगा है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखे तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में संतोष मिल चुका है। और आप देखिए एक्शन इनके बीच में ही नहीं रह गया है, चाहे वो सेंट्रल का स्टेट से हो चाहे स्टेट का सेंट्रल से हो, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब कहीं से मुझे लग रहा है स्टार्ट नहीं करती है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वोटों पर वोट करेंगे। मुझे कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक बुक होती है ना जिस पर वो अब शोधन करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो जनता की लीड चाहती है, तो इस बुक में वो भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो जनता के मुद्दों को डिस्कस करना चाहते हैं। बेरोजगारी मतलब ये आंकड़ों के साथ खेल कर देते हैं, कहते बेरोजगारी तो है ही नहीं इस देश में, महंगाई कहते महंगाई है ही नहीं इस देश में। तो ऐसी सरकारों की चिंता जो उनके दुख को नहीं समझ सकते, बने बनाए घर तोड़कर बाढ़ में लोगों का घर चढ़ा है और ये लोगों के बने बनाए घर जो है चैन से रह रहे हैं। तो प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो हार हुई है तो ये प्रदेश सरकार के कामकाज के या फिर उनकी कार्यशैली से निराशा जो जनता में थी इस वजह से हुई है, ना कि केंद्र सरकार के कामकाज से कुछ प्रभाव हुआ? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक तो संविधान को खत्म करने की जो साजिश इन्होंने रची, 400 पार का नारा दिया, मुझे लगता है कि वो नारा एक तरह से पूरी जनता ने उसका विरोध कर दिया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दलित समाज का हो चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई नहीं चाहता है कि इस देश के संविधान के साथ कोई भी। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा क्या था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, पेपर लगातार लीक होते चले जा रहे हैं, चाहे वो नीट का उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए किस तरह से पुलिस भर्ती हुई। अब जेई के पद मतलब 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, अब तक रिजल्ट ही नहीं आया। जी प्रियंका जी, जी पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक करने वाले को आज तक ये पकड़ नहीं पाते, वो भागा हुआ। ठीक है प्रियंका जी प्रियंका जी, मनीष जी भी हमारे साथ है। मनीष जी, कार्य समिति की बैठक को कांग्रेस चिंता समिति की बैठक करार दे रही है, क्या बीजेपी का अति आत्मविश्वास प्रदेश में हार का कारण बना, जैसा कि सीएम योगी कह रहे हैं? क्योंकि इस मुद्दे पर जो कि पार्टी के भीतर चिंतन मंथन हुआ लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, जो एक सकारात्मक परिणाम निकलने चाहिए थे इस चिंतन और मंथन के, वो निकलते हुए दिख नहीं रहे। सीएम योगी अलग मोर्चाबंदी करे हुए हैं और पहले से केंद्र सरकार के जो रवैये और तेवर देखने को मिल रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कसूर एक दूसरे पर लादने की कोशिश की जा रही है। मनीष जी, संघ ने जो जितनी भी टिप्पणियां की हैं वो कहीं ना कहीं जैसे आज भी एक टिप्पणी आई है कि जनता ही जो है वो सुप्रीम है। मनीष जी। नेहा जी, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। यहाँ पर मुकुल जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जो विपक्ष की जो हमारी बहन है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संघ जो है, संघ की अवधारणा को समझना बहुत ही सरल कार्य है। संघ मतलब सबके लिए संघ, उसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है,
कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। जो भी चला गया तो भावना से जो देखा, और एक मेरा जो संघ का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्र। संघ का उद्देश्य साफ है, तब ना बीजेपी का प्रतिनिधि है, ना कांग्रेस का प्रतिनिधि है, ना किसी अन्य पार्टी का। संघ का बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है, जिसको सबको समझना चाहिए कि संघ ने कभी भी तो गांधी के हत्यारे से उनका समर्थन नहीं किया। जी। संघ में भी आ सकता है, संघ की अवधारणा यही है कि संघ में संघ की अवधारणा है, वसुधैव कुटुंबकम है वो संघ की अवधारणा। नहीं मनीष जी, मैं यूपी में जो बीजेपी की स्थिति है उस पर क्या विचार है आपके? निश्चित रूप से जो योगी जी ने कहा है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अपनी आत्मविश्वास था। आप 2014 की सफलता थी, उसके बाद 2017 की सफलता थी, उसके बाद 2022 की सफलता, 2019 की सफलता थी। आपने कार्यकर्ता को फंसिए पर डाल दिया। जो कार्यकर्ता था वो अपनी बात जो है वो अगर पदाधिकारी को नहीं पहुंचा पाएगा, अगर कार्यकर्ता अपनी जो है समस्याएं नहीं बता पाएगा, क्षेत्र की समस्याएं अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से विरोध उत्पन्न होगा। ये सामान्य प्रक्रिया किसी पार्टी में नहीं। आज भाजपा के अलावा अगर किसी का बहुत बड़ा मान लीजिए संगठन है तो वो कांग्रेस का है पूरे देश, और निश्चित रूप से कांग्रेस भी इसी समस्या से जूझ रही है। भाजपा का जो नेटवर्क तक है, और करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कार्यकर्ता में जाइए, निश्चित रूप से 2022 जो है वो सामने है, और हमें उसी कार पर लड़ना पड़ेगा कि हम सबको संतुष्ट करके चले। लड़ाई की विपक्ष नहीं है, ठीक है, लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी अन्य पार्टी से नहीं है, ये लड़ाई भाजपा के अंदर है। जहां भाजपा में असंतोष हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, सहमत होगा। तो इस असंतोष का कारण, मनीष जी, संघ के जानकार हैं आप, लेकिन संघ का संबंध बीजेपी से किस प्रकार का है ये मुझे लगता है भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति जानते हैं, जानकार जानते हैं। तो बीजेपी में ये जो भीतर का असंतोष है, क्या ये असंतोष सीएम योगी से ही, उनकी पार्टी से ही, उनके पक्ष से ही निकल कर आ रहा है? जैसा डिप्टी सीएम की बात यहाँ पर मुकुल जी ने कही कि डिप्टी सीएम के आदेश का पालन ना करते वो दिल्ली चले जाते हैं, घटना स्थल पर नहीं जाते हैं। निश्चित रूप से आप ये समझिए कि लोग हैं, सत्य है, तो होता है। हर व्यक्ति जो है अब तक कहीं भी कोई होगा उसको सही मंच होगा तो भी क्या रखी जाए, इसी के आपको बैठक सामने आ जाता है सबके की बात है, की बात थी बोलते हैं अपनी जब तक सामने उधर कर। मनीष जी की आवाज थोड़ी मुझे लग रहा है कि टूट कर आ रही है, पूरी स्पष्ट नहीं आ रही है। और लगातार हम उत्तर प्रदेश की सियासत और सीएम योगी अब किस तेवर में नजर आ रहे हैं, क्या अब पार्टी के भीतर जो विरोधी है अब उनकी खैर नहीं, कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा उन्होंने दिखाया कि अति आत्मविश्वास की वजह से पार्टी हारी है, और किस जगह को, किस पक्ष को दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है, ये अब उन्होंने अपने तेवर साफ जता दिए हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं फिर से ब्रेक के बाद हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मनीष जी ने जितनी बात यहाँ पर रखी, उम्मीद करती हूँ मनीष जी अब आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट तरीके से दर्शकों तक पहुँच पाएगी। जी मुकुल जी, पार्टी के भीतर ये जो असंतोष है, क्या सीएम योगी के लेटेस्ट स्टेटमेंट को ऐसे देखा जाए कि इसी असंतोष को ये और ज़्यादा हवा देगी, या फिर यहाँ से स्थिति यूपी में बीजेपी की सुधरती हुई दिखने लगी है? जेपी नड्डा का वहाँ होना क्या दर्शाता है? देखिए, जेपी नड्डा आए हैं और उन्होंने मीटिंग करके कार्यकारिणी की बैठक की और उसमें सारे मुद्दे उठे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझको समझ में आता है, जो एकजुटता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो निचले स्तर के हैं उसमें बहुत उदासीनता रही, और वास्तव में सम्मान की
उनको बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता इस सरकार में। और जो बड़े नेता हैं वो अपने जो मंत्री हैं, जो जिस भी प्रमुख पदों पे हैं, वो सामान्य कार्यकर्ताओं का एक पर्टिकुलर समूह है जिसके साथ रहते हैं। जी। जैसे अभी आज जो बैठक हुई उसमें देखिए योगी जी ने जो अपने जो एजेंडा उन्होंने बताया है, उसका सबसे बड़ा देखिए असर क्या है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे। और जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो जाहिर बात है कि उनकी एक उम्मीद थी कि हम जब इतना अच्छी तरह से चुनाव जीते हैं तो मुख्यमंत्री मेरा अधिकार है। वो उनको नहीं मिला। और वो भी जिस कमेटी से आते हैं उस कमेटी का भी एक बीजेपी के पास बहुत बड़ा एक चंक आया वोट का, जो मायावती से कटा। तभी उस स्तर पे इनकी जीत हुई थी और सरकार 2017 में सरकार बनी। अब उसके बाद देखिए चीजें परिस्थितियां बदलती हैं। पहले मनोज उनका नाम आया जो जम्मू के राज्यपाल हैं, उसके बाद फिर मनोज सिन्हा, उसके बाद करते करते आखिर में योगी आदित्यनाथ भले ही 4-5 बार के सांसद हो, लेकिन उस कद के नेता नहीं थे जिनको अचानक से मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऑफर कर दी जाए। ये 20 से निकले तो जाहिर बात है जो प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश की जो नेता है उसमें वो असहज हो गए। ये मामला पूरा फिर वही, मैं मनीष की बात पे आऊंगा कि संघ और बीजेपी दोनों का चोली दामन का साथ है। और जब ये दामन टूटा तो ये हाल हुआ है। उसमें नड्डा जी लाख बोल ले, नड्डा जी ने जब एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, वही उन्होंने अपनी काफी सीटें उन चरणों में हार ली थी। तो चीजें काफी बिगड़ जाती हैं जब बड़ा नेता इस तरह के बोलता है। और संघ के बहुत नेता, खुद प्रधानमंत्री संघ के विचारक रहे हैं। तो संघ का बीजेपी में आना, संघ के नेता जो प्रचारक है उनका मंत्री बनना, आपके एक लंबी फेहरिस्त है उन लोगों की जो संघ में वर्षों काम किए और आपको मंत्री बनाया गया। तो ये एक संगठन जो है, आज जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोला कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है, लेकिन जब सरकार बनती है तो मुखिया बड़ा हो जाता है और संगठन छोटा हो जाता है। जीतने तक संगठन की वैल्यू रहती है, तब तक संगठन का तवज्जो मिलती है। लेकिन जहां प्रकार बनती है तो उसके बाद जो मुखिया होता है वो अपने मनमर्जी काम करता है। यही चीज बीजेपी को नुकसानदायक रही। और देवेंद्र प्रताप सिंह जो चाहे गोरखपुर के एमएलसी है, वहां से लेके आप चाहे जितने नेता हैं वो सब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश बन रहा है जहां पर बीजेपी में जो असंतोष है ये अब खुलकर बाहर सामने आने लगी है, और कहीं ना कहीं जो संघ है वो भी इस तरह के असंतोष पक्ष का साथ देती हुई भी नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए संघ, अब ये टाई अप करने की कोशिश की जा रही है कि संघ और बीजेपी दोनों के लोगों को बैठा के एक किया जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है जो, जैसे अभी एक प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनकी गाड़ी को रोक के पुलिस वाले ने, एसआई ने उनका झंडा उतरवा दिया, उनकी काली फिल्म लगी थी, चालान कर दिया और काफी मतलब कुछ मिसबिहेव उनका आरोप है। लेकिन अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो उसको भी इशू बना के उस एसआई को सस्पेंड करा दिया गया। तो जो कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए वो प्रवक्ता है, नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, आते हैं टीवी पे, लेकिन उस एसआई ने उनको नहीं पहचाना। अब जब एक प्रवक्ता का ये हाल हो सकता है तो जाहिर बात है जो निचले स्तर पर थाना, तहसील और इसमें जो जाते होंगे कार्यकर्ता, वो बहुत परेशान है। कोई उनको सम्मान नहीं मिल रहा, इसी की वजह से ये हार हुई है। तो जाहिर बात है नड्डा जी हो चाहे आपके संघ के लोग अब पैचअप करने की सरकार की कोशिश करेगी। संघ तो साथ में, क्योंकि उसके बिना बीजेपी का कोई वजूद नहीं। ठीक है प्रियंका जी, मैं समझना चाहती हूँ अब ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इनको किन मुद्दों पर लड़ती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन? क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है सीएम योगी ने कि सभी को जुट जाना चाहिए, और ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं इस पर लड़ाई बिल्कुल आर पार की सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए वाकई में देखा जाए तो ये जितने भी चुनाव इस बार हुए हैं और आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं बचा है जी। क्योंकि ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसानों की आय पर बात नहीं करते हैं जिसका इन्होंने वादा किया था कि हम दुगनी कर देंगे।
ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देता है और आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता। एमएसएमई लगातार बंद होती चली जा रही है, छोटे और लघु उद्योग को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। स्टार्टअप भी लगातार 90% स्टार्टअप अभी तक बंद हो चुके हैं। लोग अपना कर्ज तक अदा नहीं कर पा रहे हैं और महंगाई की मार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल पर मतलब आप बताइए कि आपको इतना प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है जी। तो इन सारी चीजों को लेकर जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए उनकी आय दुगनी तिगुनी चौगुनी और उनको देश और विदेश में सबसे ज्यादा नंबर 1 बनाने के लिए, परंतु आम आदमी की रुचि नहीं। आप खुद देखिए ना कि डिफरेंस कितना है जी। आदरणीय राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश का हिस्सा है, वो अभी तक आग उछलस रहा है। कल भी वहां पर इस तरह की जो है घटनाएं हुई, बीएसएफ का जवान मारा गया। इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि क्या सिद्ध होता है और प्रधानमंत्री जी के लिए प्रायोरिटीज क्या है कि वो बिजनेस घरानों के बच्चों में पास जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मणिपुर के बच्चों को आशीर्वाद देने की उन्होंने जहमत नहीं की। नहीं प्रियंका जी, वैसे तो आपके गठबंधन के बहुत सारे जो नेता है वो वहां पहुंचे थे, फिर उस पर भी टिप्पणी करिए। कर रही हूँ ना, मैं बात राहुल गांधी जी की कर रही हूँ कि उनके लिए क्या प्रायोरिटी है। हमारे नेता है, उनका जो माइंडसेट है वो देश के साथ होना चाहिए। आज वो गरीबों के साथ बैठे सब्जी वाले का जो आंसू निकलते हैं तो उससे उनका दामन भीग जाता है। एक मिस्त्री, एक कारपेंटर, एक ट्रक ड्राइवर और एक जो डेली वेजेस के जो काम करते हैं, सुरक्षा पे बात करते हैं। हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा, वो जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको ध्यान रखा, उनके लिए भी उन तरह से उनको उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उसके बाद उनके साथ जो है जितना कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करना। युवाओं के साथ हम हमारे मैनिफेस्टो को अगर जनता मतलब करा रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि हमारा जो है वो जो देश के प्रति निकल कर आया है सबके सामने, और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या विजन है कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी का और क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी। तो दो विजन का डिफरेंसेस है और विजन साफ साफ दिख रहा है कि एक आम आदमी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं कोई पूछ नहीं। आप बताइए जब महिला वो न्याय चाहिए होता है तो घसीट दिया जाता है, घसीट के उनका हटा दिया जाता है और जाके वो नहीं खिलाड़ियों के साथ आप जाके जो है पार्टी करते हैं, उनको चेयरअप करते हैं, पर जब बात आती है उन्हें न्याय देने की तो न्याय नहीं देता। उन किसानों को क्या जो 700 किसानों की शहादत हो गई पर कभी बात नहीं करते जी। आपने उनके ऊपर वापस नहीं लिए, इन्हें बिछाकर उनका रास्ता रोका। क्या इस देश में शांति ढंग से अपनी बात रखना ना हो? जब किसान जब दिल्ली बॉर्डर पर जाना चाह रहा था तो आपने उसको कीले लगाकर रोक दिया जी। जब किसानों गाड़ी चढ़ाई गई तो कौन था उनके साथ खड़ा जी? पार्टी खड़ी थी उनके साथ, आदरणीय राहुल गांधी खड़े थे। उन बच्चों के साथ कौन खड़ा था जी? तो आप ये इंसान समझता है उसकी क्या प्रायोरिटी है? हमारे लिए मणिपुर प्रायोरिटी है, हमारे लिए हाथरस प्रायोरिटी है और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या प्रायोरिटी है इस पूरा दिक्कत। ठीक है प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जी। लोग समझ रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को, इस विजन को लोग सराह रहे हैं और यही नतीजा है कि आज संविधान बचाने की बात लोगों को समझ में आई कि किस तरह से आप संविधान पे हमला कर रहे हैं। आप जो सरकारों को हड़प लेते हैं, आपने हिमाचल में क्या करने की कोशिश की, जनता ने उनको बता दिया कि हिमाचल में किस तरह से पूरी तरह से आपने कोशिश की, षड्यंत्र रचा, पर आपके नापाक इरादे कामयाब नहीं हुए वहां जी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के साथ साथ जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये भी विपक्ष को जो है काफी खुशी और जश्न मनाने के मौके भरपूर दे रहे हैं। प्रियंका जी बद्रीनाथ देखिए, आप बनारस में देखिए कितना कम मार्जिन से प्रधानमंत्री जी जीते हैं। ये कितना बड़ा चेहरा जिसमें पूरा देश का चुनाव हो रहा था, वो खुद 1.5 लाख के वोट से जीता। और वही कंपैरिजन कर दीजिए आप राहुल गांधी जी का, 3,90,000 वोटों से वो जीते हैं। अमेठी की सीट जिस पर मायावती के पास मंत्री खड़ी थी वो तक हार गए जी। तो ये सिर्फ विजन की वजह से है, क्योंकि आपका विजन ये था चुनाव का कि आप भैंस को चुरा ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ले लेगा। कहाँ थे युवा उस ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरा लाभ मिला है बीजेपी की कार्यशैली से। जो भी निराश मतदाता है उसका पूरा लाभ विपक्ष को, लेकिन यूपी की खास तौर पे बात की जाए तो कांग्रेस को उतना ज़्यादा नहीं, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता हुआ
दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रियंका जी, आपने सीमित समय के लिए अपना वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार भी। और तो हमारे साथ मनीष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी जो एक हिंदुत्व की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही थी, क्या उसमें भी चिंतन और मंथन हुआ है। और सीएम योगी को बदलने की जब बात हो रही थी, केशव मौर्य के नाम पर जो बातें होने लगी थी, ये सब जो बातें हैं या फिर अटकलें हैं, ये क्या दर्शाती हैं कि बीजेपी और संघ क्या मिलकर एक नया ही जो है प्लान लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के लिए। मनीष जी, प्रियंका जी ने बहुत सारी असफलताओं का एक लिस्ट ही सामने रखा है। कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या इसमें हार के कारणों के बाद, उस पर मंथन के बाद किसी बदलाव की आप अपेक्षा रखते हैं? हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मंथन तो हो रहा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मंथन तो हो रहा है, लेकिन ये मंथन जो है ये बीजेपी के अंदर हो रहा है। कांग्रेस को भी अपने आप में सोचने की जरूरत है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि वो चुनाव जीते हैं या चुनाव हारे हैं। अभी तक का जो उनका व्यवहार है, जिस तरह की उनकी राजनीति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव हारकर विपक्ष में आ चुकी है और कांग्रेस जो है वो सत्ता में बैठ चुकी है। ये एक अच्छी बात है कि विपक्ष को इस तरह का आक्रामक होना बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव साइन है, एक सुंदर बात है कि विपक्ष इतना आक्रामक है। लेकिन विपक्ष को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि सत्ता जो है वो किसके हाथ में है और मतादेश जो है, जो जनादेश है, वो किसको मिला है। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो अग्रेसिव है, बहुत ही आक्रामक है, लेकिन वो बचकाना है। राहुल गांधी को अभी समझना पड़ेगा कि राजनीति में जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का व्यवहार एक जो पूरा लोकतंत्र है उसको सबको लेकर चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी तरह से आप जानते हैं, जिस तरह से आपने संसद में भाषण किया, जिस तरह से हिंदुओं को एक तरह से आप वो सब भाजपा को भी टारगेट कर जी। आपने आपको कहा कि वो हिंदुओं को जो है जिनको शिक्षा नहीं दो, तो निश्चित रूप से है और ठीक है। मनीष जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगातार जिस तरीके से बालक बुद्धि और अलग अलग नामों की और उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल और आलोचनाओं के बावजूद राहुल गांधी तो एक मजबूत नेता की छवि में लगातार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये रणनीति काम नहीं कर रही है। अब अगली रणनीति ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में बदलनी पड़ जाए, जिस तरह से संविधान को लेकर यहाँ पर मतदाताओं ने अपना रुख दिखाया है? देखिए, सब का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी का उद्धार हो, बहुत अच्छा बात हो, शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी मजबूत बने तो देश के लिए शुभ संकेत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी का कोई होने से गलत था। एक विपक्ष में तो निश्चित जी बहुत अच्छा काम देखते हैं, लेकिन बचकानी वो कम आपने देखा योगी का अगर को भी वो आपको नहीं किया। अभी आपको जनादेश जो आप जो देश है जी तो हिंदू है, आप उसको अगर भले किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हमारा किसी पार्टी को लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के किसी भी जो धर्म के अध्यात्म से जुड़े कहोगे तो हमारा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। स्वाभाविक तो ठीक है, कोई स्वाभाविक बात नहीं है। तो ये क्षति है और कोई गांधी को जो है बुद्धि और जो भी जो पर्यायवादी शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके ऊपर और प्रदर्शन है तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमको ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष देश बनेगा, लेकिन आप कर रही है, आप देख रही हैं बैठक
जी मुकुल जी, यहाँ के बाद अगर ये 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या आप इस बात का आकलन कर पा रहे हैं कि बीजेपी को इसमें भी निराशा हाथ लगने वाली है? क्योंकि एक लहर सी आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिखनी लगातार दिख भी रही है, अलग अलग राज्यों में भी हमने देख लिया बाईपोल्स में जो हश्र हुआ है बीजेपी का, एनडीए का। तो मुकुल जी, क्या लग रहा है, क्या यही लहर जो है इन 10 सीटों पर भी देखने को मिलेगा? जी नेहा जी, देखिए इस वक्त जो मतदाता है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग युवा है। हमारा देश इस वक्त विश्व में ऐसा एक देश है जहां 40 से 50% लोग जो हैं वो 30 साल के कम उम्र के जी। और जब इतना बड़ा आपके पास एक युवाओं की फौज है और उसमें आप नौकरी में कटौती कर रहे हैं या ऐसी नौकरियां ला रहे हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। नेपाल ने मना कर दिया कि अग्निवीर से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम भेजेंगे नहीं। तो जब इस तरह से हो रहा है, बाकी जो पेपर आउट हो रहे हैं और जो चीजें हो रही है उससे ये वर्ग बहुत खासा नाराज है और इसीलिए इनको बोलना पड़ा कि नीट की जांच और यहाँ जो पेपर आउट हो रहे हैं इस पे हम विषय एक इसको अलग से एक वो बनाएंगे। जो भी कर रहे हैं वो जब तक देखिए बेरोजगारी और महंगाई दो ऐसे मुद्दे हैं, साथ में जुड़ जाता है झूठ किस बात का कि आप ये जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े सारे झूठे हैं। देखिए इस गूगल के जमाने में 2014 के बाद हम आप और एक नॉर्मल आदमी भी, आज हम आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी भी किसी पुलिस वाले की फोटो वीडियो बना के और अगर सोशल मीडिया पे डाल देता है तो वो भी पत्रकार है। और वो उसके उस एक वीडियो से 2-3 कई चौकी कई सारे लोग सस्पेंड हो जाते हैं जी। तो इतना ज्यादा सूचना का हम लोग के पास अब आसानी हो गई है कि पब्लिक अब जान गई है कि सरकार किन किन मुद्दों पे कितने किसान मर रहे हैं। आपके पास डाटा आप खोज लीजिए, मान जाऊंगा। आप देश में भुखमरी की स्थिति क्या है आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है और जो आंकड़ा विदेशों में भेजा जा रहा है उस पर विदेश को IMF खुद जो फंड करता है वो कहता है बेरोजगारी ज्यादा है, नौकरी कीजिए जी। और RBI कह रहा है कि हमने 8 करोड़, सरकार ने 8 करोड़ रोजगार दिए। तो ये कंट्राडिक्टरी है, इसको आप पब्लिक जानती है और इसी वजह से सरकार के खिलाफ ये एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें वो लगातार हाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपना वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश की सियासत पर मैं भी जोड़ना चाहती हूँ, वो ये कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, कहीं ना कहीं कोई असफलताएं हो जाती हैं। उन असफलताओं को पहचान कर उनके समाधान पर अगर जोर देती हुई सरकार नहीं दिखती है, यहीं से एक निराशा मतदाताओं में घर करती है और इस निराशा को झूठ या फिर भ्रामक प्रचार विपक्ष का करार देकर आप इस स्थिति का समाधान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।